नमस्कार, मैं हूं अखंड प्रताप त्रिपाठी और आप अपना YouTube चैनल देख रहे हैं अखंड त्रिपाठी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव की स्थिति कई बार देखने को मिली है, लेकिन इस बार जो उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है वो बेहद दिलचस्प होती जा रही है। चुनाव के हम चौथे चरण को पार कर चुके हैं, यानी हम आधे से ज्यादा चुनाव को कवर कर चुके हैं और ऐसे में मतदान प्रतिशत जो कि कम हो रहा है उसने सरकार और पक्ष विपक्ष सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। जरूरी नहीं है कि मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, यानी मतदान कम हो रहा है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। नुकसान दोनों दलों को होगा। अब इस नुकसान होती राजनीति में कौन पार पाएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आंकड़े बहुत कुछ गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक सर्वे हुआ, आईबी ने एक सर्वे किया जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने इतना बड़ा खुलासा किया जिसने राजनीतिक दलों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। क्या है वो बड़ा खुलासा, वो उस रिपोर्ट में क्या है, आज उसी पर बात होगी, उसी पर चर्चा होगी, उसी पे आपको अपनी राय रखना चाहूंगा। न पक्ष न विपक्ष किसी की बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ सच की। एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष, और विपक्ष और पक्ष के बीच में एक महीन सी दरार होती है जिसको हम कहते हैं सच। मैं उसी सच को लेकर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं बीजेपी का पक्ष भी रखूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी या कहीं इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, सबका पक्ष रखूंगा और आपसे ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। आप जिस तरफ जाना चाहें उस तरफ जा सकते हैं। दरअसल आईबी की एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे आया। उस सर्वे में इस बात का खुलासा किया गया है कि इस बार समूचा एनडीए, ध्यान रखिएगा, जिसमें बीजेपी समेत कई दल शामिल हैं, तो समूचा एनडीए उसको कितनी सीटें मिल रही हैं? समूचे एनडीए को मिल रही हैं 180 से 200 सीटें, यानी 200 सीटें, जिस 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे थे। लगातार चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे थे। फरवरी में हमने देखा था कि किस तरीके से 400 पार के नारे को लेकर संसद में बात की गई कि अब की बार 400 पार। मीडिया ने इसको खूब उछाला। हर रैली, हर जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेता ये कहते हुए नजर आए कि अब की बार 400 पार। लेकिन तीसरा चौथा चरण आते आते ये जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये 400 पार का जो नारा था ये एक तरीके से जुमला बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी रैली में जिस तरीके से बात होती थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, उस 400 पार के नारे को शायद अब भुला दिया गया है बीजेपी के द्वारा। इस चुनाव में एक रोचक तथ्य और निकलकर सामने आया है। उस रोचक तथ्य के बारे में अगर हम बात करें कि इस चुनाव में बीजेपी या कि समूचा एनडीए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक चीज जो फ्रंट फुट पर 2014-2019 के चुनाव में उन्होंने खेला था, इस बार वो बैकफुट पर होकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी हर पक्ष पर प्रधानमंत्री कुछ भी बोल रहे हैं उसका वो तोड़ निकालकर सामने रख रही हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि अब की बार मंगलसूत्र पर सवाल होगा, मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, कांग्रेस हर जगह अपने मैनिफेस्टो को लेकर पहुंच गई कि बताइए साहब, हमारे मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र की बात कहां है, हम कहां इसको लेकर जाके दूसरी महिलाओं को दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री भैंस को लेकर आ गए, तो जब भैंस को लेकर आए तो प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो लेकर कांग्रेस वाले पहुंच गए, साहब बताइए हमारे मैनिफेस्टो में भैंस की बात कहां है। राहुल गांधी ने बात करी, साहब अब की बार कुछ भी होगा तो एक इंडिया का एक्सरे कराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कहां से जोड़ दिया, आपके घरों में, आपके बाजरे में उसका स्कैन होगा, उसका एक्सरे होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको यहां से जोड़ दिया। फिर कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर पहुंच गई, साहब बताइए एक्सरे कहां लिखा हुआ है। तो बीजेपी की जो फ्रंट फुट पर खेलने वाली राजनीति थी वो कहीं ना कहीं डामाडोल होती हुई तो दिख रही है। बहरहाल आईबी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है
कि बीजेपी यानी समूचा जो एनडीए है, और एनडीए में सबसे बड़ा जो दल है वो है बीजेपी, और समूचे एनडीए को ध्यान रखिएगा, समूचे एनडीए को 180 से 200 सीटें, यानी चलो मोटी मोटा मान लेते हैं, एक सरकारी संस्था है, 180 मतलब अगर मान ले 200 कह रही है तो हम चलो 220 तक लेके भी आ जाते हैं। लेकिन सरकार कहां बन रही है एनडीए की फिर? और ये जो सीटों का मार्जिन है, ये जो बीजेपी या एनडीए के खाते से निकल कर जा रहा है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा कहां? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो जाएगा इंडिया गठबंधन के खाते में, या फिर वो निर्दलीय लेकर जाएंगे, या जैसे बसपा जैसे पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, या उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो अगर सीटें बीजेपी के खाते से एनडीए के खाते से निकल रही हैं, वो कहां जाकर शिफ्ट होंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर चुनावी जनसभा में लगातार कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती थी, अब वो बैक फुट पर खेलती हुई नजर जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। जनता में एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, और बीजेपी जो फ्रंट फुट पर खेलती थी, अब वो बैक फुट पर जो खेल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। कांग्रेस ने अपना काम जो किया वो किया, हर जगह अपना घोषणा पत्र लेकर कांग्रेस पहुंच गई, बताइए साहब कहां है? लेकिन उससे बड़ा जो दाव चला है वो सोशल मीडिया ने चला है। सोशल मीडिया जिसने 2019 में राहुल गांधी की खूब फजीहत कराई थी, लेकिन वही राहुल गांधी अब सोशल मीडिया की पावर को समझ गए और सोशल मीडिया को इस कदर यूज करने लगे हैं कि वो बीजेपी के कोई भी नेता कोई भी बात कहते हैं, तुरंत उसकी बातें लेकर पहुंच जाते हैं, उसकी बातें करने लग जाते हैं, बताइए साहब कहां है? क्योंकि बीजेपी झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पार्टी के नाम से भी विख्यात है, और 2019 में इतना झूठ फैलाया गया, आपको याद होगा कि एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना, लोगों के बीच इतना ज्यादा फैला दिया गया, आलू डालो सोना निकालो, ये वाला बयान इतना ज्यादा फेमस कर दिया गया कि लोगों को लगने लगा कि ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, ये राहुल गांधी ने दिया, और इसकी सफाई कांग्रेस लगातार देती हुई नजर आई। लेकिन फ्रंट फुट पर खेलती हुई बीजेपी इस साल यानी 2024 के चुनाव में बैकफुट पर नजर आ रही है। थोड़ा इतिहास की गर्भ में जाकर देखिए, वो इतिहास में जाकर अगर बात करें तो क्या हुआ था, क्या राजनीतिक परिदृश्य था। 1966 की बात करूं तो पहली बार इंदिरा गांधी देश की कमान संभालती है, प्रधानमंत्री बनती है। 5 साल बाद देश में सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था उस वक्त का 1971 की जंग वो हुई। देश में अलग माहौल था, लेकिन देश में जो माहौल था उसके बाद एक और माहौल था जो सेना के पक्ष में तो था, लेकिन उसके जो उलट यानी पर्दे के पीछे जो माहौल था वो था आम गरीब जनता की बात। यानी आम गरीब जनता परेशान थी। परेशान किससे थी? भुखमरी से। परेशान किससे थी आम जनता? गरीबी से। और इसको लेकर इतनी इनकम्बेंसी बढ़ी कि कांग्रेस अपनी सत्ता से बाहर हो गई, और कांग्रेस को सत्ता जाने का इतना डर हुआ कि उसको इमरजेंसी लगानी पड़ गई। सोचिए 1966 जिस कांग्रेस पार्टी को 352 सीटें मिली है, उसके सामने यह स्थिति आ गई कि उस कांग्रेस को इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई। यह था एंटी इनकम्बेंसी की बात। 1966 1977 में 352 सीट घटकर उसी कांग्रेस पार्टी की महज 152 पर पहुंच गई। वो कांग्रेस पार्टी 152 पर आकर सिमट गई। 352 152 यानी सीधा सीधा 200 का फर्क, यानी 200 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ महज 10 सालों के अंदर। तो बीजेपी की जो सरकार है वो भी 10 साल की है, तो क्या बीजेपी में भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल सकती है? जरूर मिल सकती है। ये राजनीति है साहब, और ये जो पूरी राजनीति है 10 सालों की राजनीति, वो सिर्फ एक नेता के इर्द गिर्द बुनी गई है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो 2 नेता के इर्द गिर्द घूमी है। दूसरा नेता अमित शाह है, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो बीजेपी के पास और कोई तीसरा चेहरा नजर आता हुआ दिख नहीं रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल जेल से छूट गए हैं,
उनकी क्या वो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं, इतिहास के गर्व की बात कि इतिहास में आखिर हुआ क्या। अब 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार आती है। मनमोहन सिंह को 206 सीटें मिलती हैं और 2014 में वही मनमोहन सिंह की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी महज 44 सीटें, ध्यान रखिएगा 2014 में 44 सीटें। नरेंद्र मोदी को लेकर खूब पूरे देश में आक्रोश था कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, वो मां गंगा ने मुझे बुलाया है, वो वाला बयान काफी दिलचस्प रहा था। 2014 के बाद वक्त आता है 2019। बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं? 303 सीटें, अकेली बीजेपी। तो पीएम मोदी लगातार शिखर पर चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो उतना खास असर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंदिरा गांधी पर अप्लाई जो चीज होती है वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं होती है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी 3 साल मतलब माफ कीजिएगा 10 साल शासन किया था और एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी कि वो 352 से सिमटकर 152 पर आ गई थी। तो क्या वो राजनीति इस वक्त नहीं हो सकती है? एनडीए का भी हाल ऐसा ही है। एनडीए 352 सीटों पर है, तो इस चुनाव में क्या 152 सीटें नहीं आ सकती एनडीए की? सवाल है, ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। अब मुद्दा आता है कि किस राज्य में कितनी सीटें दी गई हैं। हरियाणा में आईबी ने कितनी सीटें दी हैं? 1 से 2 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी सीटें दी हैं? 48 राज्यों वाला महाराष्ट्र, जहां पर पिछली बार शिवसेना, समूची शिवसेना, शिंदे गुट की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं दूसरे गुट की बात कर रहा हूं, उद्धव गुट न शिंदे गुट, किसी गुट की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है सीधा सीधा समूची शिवसेना की। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों ने जब साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो ये सीटें आकर कहां अटकी? 48 में से 42 सीटों पर। लेकिन इस बार जो पहले प्लेइंग फील्ड थी बीजेपी की, अब वो प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में नहीं रह गई है। शिवसेना अलग हो चुकी है, अजीत पवार वो अलग हो चुके हैं। अब यहां से चीजें बहुत सारी बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य तो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में इस बार बीजेपी को कम से कम 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। 28 में से पिछली बार 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार 15 सीटों का नुकसान हो सकता है, वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दूसरी बात, अब आते हैं बंगाल। 42 सीटों वाले बंगाल का क्या हाल है? 42 सीटों वाले बंगाल का हाल ऐसा है कि पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और किसी को यकीन नहीं था कि ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर इस तरीके से 18 सीटें लाई जा सकती हैं। लेकिन इस बार संदेश खाली के मुद्दे ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है, क्योंकि बीच चुनाव में संदेश खाली का बयान निकल कर संदेश खाली को लेकर एक वीडियो सामने आता है। उस संदेश खाली को लेकर जो वीडियो सामने आता है उसमें कई बड़े ऐलान होते हैं, कई बड़ी बातें होती हैं। उसमें ये कहा गया संदेश खाली जो भी था वो सब फेक था, प्रोपेगेंडा था। शुभेंदु अधिकारी पर इसको लेकर काफी ज्यादा आरोप भी लगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी को लेकर जो आरोप लगे उससे चुनाव पर कई इफेक्ट पड़ेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो सर्वे सामने आए हैं उसने ये ऐलान कर दिया है कि साहब इस बार 400 पार तो नहीं है, इस बार महज 200 पार चुनौती है, 230 पार चुनौती है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं शुरुआत में आ जाऊंगा, शुरुआत वहीं कि जो सीटें बीजेपी की कम होंगी, बीजेपी 303 पर था, समूचे एनडीए गठबंधन की जो सीटें थी वो 353 के अप्रॉक्स थी, तो वो सीटें जाएंगी कहां? अगर बीजेपी 200 पर आ रही है, जो 150 सीटें जा रही है वो कहां जाएंगी? कांग्रेस 54 सीटों पर थी, तो वो सीटें जो निकल कर आई हैं बाहर वो कहां जाएंगी? इंडिया गठबंधन के पास
या जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या बिचौलिए में जो चुनाव लड़ रहे हैं या क्षेत्रीय दल जो ना बीजेपी के साथ गए ना कांग्रेस के साथ गए, कहीं अकेले रह गए या उनके साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है और ये देखना दिलचस्प होगा और ये सब 4 जून को पता चलेगा। वहीं अब राजनीति में एक नया मोड़ आया कब? जब अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी गई। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और राजनीति में भूचाल मच गया। जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने भव्य रोड शो किया, लगातार 2 दिन रोड शो किया, दिल्ली की जनता के बीच गए, लगातार बातें करते रहे और उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया जिसका अंदेशा सबको था। मैं उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा उत्तर प्रदेश एक बार चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बताता हूं स्थिति क्या है। बीजेपी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी उसको इंडिया गठबंधन हराए या ना हराए, लेकिन बीजेपी अपने अंतःकलह से जरूर हारने वाली है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बस एक है। उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो एक ये है कि बीजेपी ने कभी दूसरे नेताओं पर फोकस ही नहीं रखा, सिर्फ एक नेता पर, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का नाम जपते जपते बीजेपी के पास ये स्थिति आ गई है कि अब बीजेपी के अंदर ही बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही की रिपोर्ट बताता हूं, इंडिया टुडे के एडिटिंग चीफ हैं राजदीप सरदेसाई, वो पहुंचे गोंडा, कैसरगंज के सांसद, अभी मौजूदा सांसद, उनके बेटे को टिकट मिली है, उनसे उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने पूछा आपके नेता कौन हैं? कहा कि मेरे नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कहा, उनका दूसरा सवाल था कि अगर ये आपके नेता है, नरेंद्र मोदी आपके नेता है, तो योगी आदित्यनाथ आपके क्या हैं? इस पर बृजभूषण शरण सिंह शांत रहे। उन्होंने दोबारा रिपीट किया, उन्होंने दोबारा पूछा कि योगी आदित्यनाथ क्या है? उन्होंने फिर रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने तीसरी दफा पूछा कि योगी आदित्यनाथ क्या है? उन्होंने कहा आप साहब कंट्रोवर्सी कराना चाहते हैं, आप विवाद उत्पन्न कराना चाहते हैं। मतलब बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते हैं। यानी यहीं से भाजपा 2 दलों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वो दल जो आरएसएस के समर्थन में है और एक वो दल जो मोदी के समर्थन में है। आरएसएस के समर्थन में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएसएस कभी नहीं चाहता था कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आरएसएस से बड़ा हो जाए, लेकिन मोदी का नाम इस वक्त आरएसएस से ऊपर लिया जा रहा है। मोदी नाम, मोदी मैजिक, जो संकल्प पत्र होता था वो मोदी का संकल्प नाम से आ गया, मोदी की गारंटी नाम से आ गया। तो अंदर खाने साहब पक तो बहुत कुछ रहा है। अभी बीते दिनों एक और खबर सामने आई थी कि राजा भैया ने मुलाकात करी, और राजा भैया वो नेता हैं, राजा भैया वो नेता हैं जो क्षत्रियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। यानी क्षत्रियवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम हो चला है। और अभी पश्चिमी यूपी में जो हुआ वो परेशानी का सबब तो जरूर है। ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने कसम खाई, लोटे में नमक दे के कसम खाया कि हम भाजपा के खिलाफ हैं, क्योंकि मोदी हटाओ योगी बचाओ। क्योंकि उनको पता था अगर 300 से ज्यादा सीटें मोदी सरकार की आ जाती हैं तो योगी आदित्यनाथ बाहर कर दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा गया 2023 का विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, वही शिवराज सिंह को दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया, उनको केंद्र बुला लिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए केंद्र की कोई सीट खाली होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हर कोई देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और मोदी से ज्यादा अच्छी छवि आरएसएस और देश में
और बीजेपी के अंदर मोदी से ज्यादा अच्छी छवि योगी की है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अगर कुछ इधर उधर हुआ तो अंदर से टूट जाएगी। और इसका ऐलान और इसका अंदेशा अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद जितने एडिटर इन चीफ थे गोदी मीडिया के, सबने कहा साइड हटो, हटाओ इसको, ड्रॉप करो। क्यों? क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री जो कि सबसे बड़ी सेंसेशन है, अभी जेल से छूटकर आया ही है, उसकी खबर आपको कवर करना चाहिए था, लेकिन आप में स्वामी भक्ति इतनी ज्यादा है कि आपने तुरंत उस खबर को ड्रॉप करा दिया। लेकिन उससे पहले मैं कुछ भी बोलूं, अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया, अपने रोड शो में क्या कहा, वो आपको सुना देता हूं। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। तो अरविंद केजरीवाल का बयान सुना आपने कि कैसे वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो योगी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने एक और बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। और ये चीज काफी ज्यादा वायरल हुई है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, आप फेसबुक पर देखेंगे, कई लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब चीजें वायरल हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे क्या, क्योंकि अगले साल सितंबर में 75 साल के पूरे हो जाएंगे। और बीजेपी का ये रूल है कि जो 75 साल का हुआ उसको पार्टी से भैया साइडलाइन करिए, बुजुर्गों की श्रेणी में डालिए, भैया आप मार्गदर्शन मंडल में चलिए, वहां हमें मार्गदर्शित कीजिए। और मार्गदर्शन मंडल में क्या होता है ये बात आडवाणी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो आडवाणी जो प्रधानमंत्री पद का सपना संजोए बैठे हुए थे, उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डालने वाले ये नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है। तो ये कई चीजें, जो कई सेंटीमेंट हैं, वो बाहर निकल कर आएंगे। इस पर भी बात करूंगा मैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लेकर क्या बयान दिया वो आपको सुना देते हैं। पहले ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी
तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? तो सुना आपने कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी बयानबाजी रख रहे हैं। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव में वोट देना, आप नरेंद्र मोदी को चुनाव में वोट नहीं दे रहे हैं, आप वोट किसको दे रहे हैं? अमित शाह को, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बनने वाले हैं। और अमित शाह की छवि कैसी है ये हर कोई जानता है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी लगातार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी है। वहीं आईबी ने ममता बनर्जी वाले राज्य में बीजेपी को 8 से 10 सीटें ही दी हैं। मतलब जो बीजेपी 8 से 18 सीटों पर थी, सीधा 8 सीटों का नुकसान, 10 सीटों का नुकसान। बीजेपी के लिए काफी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बीजेपी काफी परेशान होने वाली है। अब संदेश खाली का जो मुद्दा उठा, उसने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और स्टिंग ऑपरेशन ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। जो राकेश प्रधान है, सीबीआई चीफ है, वहां पे बनाए गए हैं, सीबीआई हेड है, उनका बीपी बढ़ गया है, वो परेशान है। वो अपने अधिकारियों को बोल रहे, भैया जाओ कुछ तो लेके आओ। हम राजनीतिक दलों को तो देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने कभी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कभी नहीं सोचा कि आखिर जो अधिकारी हैं उनके मन में क्या चल रहा है, कि ये जो राजनीति है इस दरमियान उनके ऊपर क्या गुजर रही है। जो केस नहीं है वो फर्जी केस बनानी है, जो केस बन नहीं पा रहा है उसमें उनको फंसाना भी है। अब फिर उसके बाद एक स्टिंग भी हो जाता है इसी पर, सोने पर सुहागा। तो लेकर किधर जाएंगे साहब? और गलती से अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, जो कि कुछ हद तक लग रहा है, इन चुनावों को देख करके अगले 3 फेज में अगर बीजेपी कोई चमत्कार कर जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तो गनीमत है कि थोड़ी सी साख बच सकती है। वरना जिस तरीके से चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, 2004 में जिस तरीके से शाइनिंग इंडिया का नारा खूब बुलंद किया गया था, लेकिन निकला क्या? सरकार बनी कांग्रेस की। अटल बिहारी वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा। तो वैसे ही स्थिति इस बार भी बनती हुई ना नजर आ जाए, जैसे इंडिया शाइनिंग के टाइम पे बनी थी। तो मौजूदा वक्त की जो राजनीति है वो बेहद दिलचस्प होती हुई जा रही है। और महाराष्ट्र में तो 22 सीटें, हरियाणा में 1 से 2 सीटें, दिल्ली में क्लीन स्वीप बीजेपी को। बहुत 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 दिलचस्प मुकाबला। मतदान प्रतिशत कम होना बड़ा सवाल है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन को लेकर। इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार बातें कही जा रही, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेट स्पीचेस दे रहे थे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मंगलसूत्र, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, क्या क्या लेकर नहीं आए, और उसका भी असर अब जनता पर पड़ता हुआ थोड़ा कम नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल नतीजे 4 जून को आएंगे। अभी 3 फेज के मतदान अभी बाकी हैं, 3 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं, और लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। 350 प्लस सीटें हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाला जो वक्त है वो कितना दिलचस्प होता है, कितना जुझारू होता है, और कितना महत्वपूर्ण होता है आने वाला वक्त। क्योंकि राजनीति अपनी तरफ है, एक पक्ष विपक्ष के बीच फिर वही दरार हमें ढूंढनी है जिसको हम सच कहते हैं, और ये सच आपके सामने आना चाहिए। और मैंने ये जो बातें आपके सामने रखी, मैं वही सच
आपके सामने बार बार रखना चाहता हूं, आपको जागरूक करना चाहता हूं। कुछ भी हो, पक्ष विपक्ष अपनी जगह पर है, लेकिन उससे परे मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतदान जरूर करें, घरों से बाहर निकलें और अपने आसपास सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित जरूर करें, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर वो बूथ तक जाने में सक्षम नहीं है, उसकी मदद की जाए, और लेकिन मतदान जरूर किया जाए, क्योंकि इससे मुझे फर्क पड़ता है, हमारे देश को फर्क पड़ता है, क्योंकि मतदान करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए। अकेले सरवाइव कर रहा हूं, अकेले शुरुआत करी है, और कोई भी नहीं है, एडिट खुद करता हूं, लिखता खुद हूं, पढ़ता खुद हूं, समझता खुद हूं। तो गलतियां हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।